Assalamu alaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आए आज बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। आज के इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या है, ठीक है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और किस किस तरह से जानदारों के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। ये हमारे पास एक कदर एक लेंथी चैप्टर जो है वो तस्वुर किया जाता है स्टूडेंट्स की जानिब से, ठीक है। क्यों लेंथी चैप्टर जो है तस्वुर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एक तो लेंथी लंबा चैप्टर है और दूसरा इसका जो पेयर है, अगर आप लोग इसकी पेयरिंग को देखें यहाँ पर, ठीक है, इसकी जो पेयरिंग है वो चैप्टर नंबर 12 के साथ बनती है। मतलब 14 रिप्रोडक्शन की पेयरिंग जो है ये 12 के साथ बनती है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है जो कि दोनों लेंथी चैप्टर्स हैं, दोनों के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स को तैयार करना बड़ा ही मुश्किल लगता है। तो स्टूडेंट्स जो है वो दोनों चैप्टर्स को स्किप कर आसान लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चैप्टर को स्किप नहीं करना, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपने हमारे साथ इस चैप्टर में जुड़े रहना है, ठीक है। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसमें से बोर्ड में क्या क्या पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इसमें से हमारे पास जो है वो बोर्ड के अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपसे उसने बोर्ड में आपसे वो 2 MCQs पूछेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपसे वो बोर्ड के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आए अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर से हमने करना क्या क्या है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले यहाँ से रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन करनी है। रिप्रोडक्शन का हमारे पास, ठीक है, रिप्रोडक्शन की तारीफ यूँ की जाती है कि प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, जानदारों की पैदावार, ठीक है, जानदारों को पैदा करना ऑफ द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज़ के जानदार का, यानी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पीशीज़। स्पीशीज़ से क्या मुराद है, मतलब एक स्पीशीज़ है इंसान, तो इंसान को इंसान का पैदा करना, इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब एक स्पीशीज़ जो है अपने जैसे ही जानदार जो है वो पैदा करे, इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको पता है कि अपने डेफिनेशन के साथ कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लाजमी लिखना है, तो आप यहाँ से इसकी सिग्निफिकेंस की हेडिंग दे देंगे, ठीक है। आप लिख लें, बुक पे निशान लगाते जाएँ साथ साथ। ये अब इसकी सिग्निफिकेंस की हेडिंग बन जाएगी, ठीक है। सिग्निफिकेंस में आप रिप्रोडक्शन जो है वो एसेंशियल है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ के लिए, ठीक है, स्पीशीज़ के तसलसल के लिए, और ये इंश्योर करता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है एक जनरेशन का अगली जनरेशन में मुंतकिल हो गए। यहाँ तक आप इसकी सिग्निफिकेंस कर लें, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई है हमारे पास, ठीक है, और नीचे इसकी सिग्निफिकेंस हो गई है, ठीक है। स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को समझ आ गया है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने बताना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस सिंपल सेल डिवीजन, सादा सेल की तकसीम है, दैट प्रोड्यूसेस एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक जानदार जो है वो अपने जैसे ही नया जानदार पैदा कर लेता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फ्यूजन होती है, मिलते हैं, क्या मिलते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स, जिन्हें हम गैमेट्स कहते हैं, इनकी फ्यूजन होती है, आपस में मिलते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। स्टूडेंट्स तो आपने यहाँ पर डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंस करें बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आप लोगों ने दरमियान में लाइन लगाकर इस तरह दरमियान में लाइन लगानी है आपने, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेडिंग दें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेडिंग दें, फिर डेफिनेशन, फिर यहाँ पर आपने इसकी डेफिनेशन लिखी, नीचे आपने एग्जाम्पल दे देनी है। आपने बता देना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर होती है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंसानों के अंदर होती है, ठीक है, फ्रॉक्स के अंदर होती है, और एक दो एग्जाम्पल्स आप जो देना चाहें वो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको डिफरेंस जो है वो लिखना है। डिफरेंस में सिर्फ डेफिनेशंस नहीं लिखने, उनके साथ भी आप लोगों ने एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है वो लाजमी लिखने हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास मेथड हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड हैं, इसके कई सारे मेथड आपके बुक में गिवन है। सबसे पहले हमारे पास है बाइनरी फिशन। स्टूडेंट्स बाइनरी फिशन से मुराद है डिवीजन इनटू टू, दो में तकसीम, ठीक है। ये सबसे सादा और सबसे कॉमन मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब ये आपसे बोर्ड में एज एन MCQ जो है वो आपसे पूछ सकता है कि सबसे सादा, ठीक है, और सबसे आम मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा है, तो वो बाइनरी फिशन है, ठीक है। अब किन किन जानदारों के अंदर होता है, ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया के अंदर होता है, बहुत सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं जैसे कि प्रोटोजोआ, और हमारे पास कुछ इन्वर्टिब्रेट्स, इन्वर्टिब्रेट्स कहते हैं ऐसे जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इनके अंदर होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आप लोग इसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स तो आप जब आपसे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन लेट्स सपोज इसको पूछ लेता है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये तीनों को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है ना, ये आपकी एक डायग्राम है, ठीक है, ये सेकंड है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपकी थर्ड डायग्राम है, ठीक है। आप तीनों को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपसे आज पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपने तीनों को ड्रॉ करना है। बिलफर्ज अगर ये शॉर्ट में भी आ जाता है तो शॉर्ट में भी आप डायग्राम्स को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपसे पूछेगा बताएं बाइनरी फिशन बैक्टीरिया के अंदर कैसे होती है, तो आप ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वो आपसे पूछेगा बताएं बाइनरी फिशन जो है अमीबा के अंदर कैसे होती है, ठीक है, तो आप ये ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कि बताएं बाइनरी फिशन जो है
हमारे पास प्लेनेरिया के अंदर कैसे होती है, ठीक है। तो आप इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको ध्यान में रखना है। ये थ्योरी है, इसमें सिंपल हम डायग्राम की मदद से इसको समझ लेते हैं। अगर बिल्कुल ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अभी बहुत कम टाइम है आपके पास, ठीक है, तो आप सिर्फ डायग्राम को याद कर लें, ठीक है, थ्योरी रहने दें आप, ठीक है। डायग्राम में आपने देखना सिंपल, आप लोगों ने इस तरह से, ठीक है, एक पेरेंट बैक्टीरिया बना देना है। इस तरह से आप लोग एक पेरेंट बैक्टीरिया बना देंगे और इसके अंदर इस तरह से न्यूक्लियोइड पड़ा हुआ है, ठीक है। अगले स्टेप में क्या हो रहा है, डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है, तो आप यहाँ पर इस तरह से एक वही बॉक्स दोबारा बना देंगे और वही न्यूक्लियोइड यहाँ पर। और स्टूडेंट अब आप लोग क्या करेंगे, अपने मार्कर का कलर चेंज करना है आपने, ठीक है। कलर चेंज करने के बाद मैं भी यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। आपने इस तरह से एक और न्यूक्लियोइड बना देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोइड अपोजिट साइड पर मूव कर रहा है। आप इस तरह से इसको, ठीक है, और दूसरे उसी कलर के साथ जो है, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये हमारे पास इसी कलर के साथ यहाँ पर आ गया और यहाँ पर एक अलग जानदार बन जाता है और यहाँ पर एक अलग जानदार बन जाए। इस तरह आप सिंपल से एक डायग्राम बना देंगे तो आपको पता चल जाएगा बेनिफिशियल होता क्या है, ठीक है, और आपको मुकम्मल इसके मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से आपने ये डायग्राम बनानी है। अमीबा के कोई खास शेप नहीं है, लाजमी नहीं है कि आपने इस तरह से बनाना है, आप किसी भी तरह से अमीबा के शेप में से आगे तो आप इस तरह से भी बना दें अमीबा, क्योंकि अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, अपनी शेप को चेंज करता रहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इसके साथ ये इसको लेबलिंग भी करना है, पेरेंट बैक्टीरियम में दूसरे स्टेप में डीएनए डुप्लीकेट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये दो नई कॉपीज बना लेता है, डीएनए ऑपोजिट पोल्स की तरह मूव करता है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग सिर्फ डायग्राम्स भी बना देंगे तो भी आप लोगों को पूरे मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। समझ आ रही है, तो आपने इसको जहन में रखना है। देखिए एक जानदार जो है वो दो हिस्सों में टूट गया है, यही तो हमारे पास क्या है, बाइनरी फिशन है, ठीक है। अगर आप लोग इसी को प्लेनेरिया के अंदर देखें, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि प्लेनेरिया जो है वो बाइनरी फिशन के जरिए सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इस रिप्रोडक्शन के अंदर होता क्या है, जो बॉडी है, ठीक है, उसको काट दिया जाता है दो हिस्सों में, ठीक है, इसे हम फिशन कहते हैं, ठीक है। जो मिसिंग बॉडी पार्ट्स हैं वो अपनी दो है अपनी जैसे नए हाफ जो हैं जो दोनों हिस्सों में वो कटा है उसको वो रिजनरेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी जो जिस टाइप में ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर कॉमन है, प्लेनेरिया के अंदर कॉमन है और बहुत सारे इकाइनोडर्म्स हैं। स्टूडेंट्स इकाइनोडर्म्स हम किससे कहते हैं, हमारे पास इसको फर्स्ट ईयर के अंदर हम पढ़ेंगे, जब फर्स्ट ईयर के अंदर प्री मेडिकल की बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप किंगडम एनिमलिया के अंदर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इकाइनोडर्म्स हम किससे कहते हैं, ठीक है। इकाइनोडर्म्स कहते हैं हमारे पास ऐसे जानदार जिनके डर्म कहते हैं स्किन को, ठीक है, काइनो कहते हैं स्पाइंस को, स्पाइन मतलब कांटेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह स्टार फिश है हमारे पास, ये काइनोडर्म्स में आते हैं, ठीक है। जब इसकी स्किन के बाईस से ना कांटेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, काइनोडर्म्स कहते हैं। तो प्लेनेरिया हमारे पास एक जानदार है, ठीक है, चिपटा हुआ जानदार होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है। इस तरह आप इसके डायग्राम जो है इस तरह आगे से आप इस तरह काइट की शक्ल ड्रॉ कर लें और पीछे से आप इस तरह से इसके डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर क्या करें, इसको दो हिस्सों में तोड़ दें यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, इसने अपना अलग हिस्सा बना लिया ये वाला और इसने अपना ऊपर वाला अलग हिस्सा बना लिया, ठीक है। यही तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है बाइनरी फिशन है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। इसके एमसीक्यूज के तौर पर बाइनरी फिशन किन के जानदारों के अंदर होती है, बैक्टीरिया के अंदर, अमीबा के अंदर होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है, प्लेनेरिया के अंदर होती है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये काइनोडर्म्स के अंदर भी होती है, ठीक है, क्लियर। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, मल्टीपल फिशन क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको मल्टीपल फिशन का पता होना चाहिए, मल्टीपल फिशन क्या होता है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक जानदार है अमीबा, ठीक है। हमारे पास जितने भी जानदार आएंगे इनको ग्रो करने के लिए ना खास किस्म के इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए होती हैं, ठीक है। जब इन्हें कंडीशंस नहीं मिलती तो ये क्या करते हैं, अपने बाहर देखें इन्होंने एक मोटी दीवार बना ली है, ये हिफाजती दीवार है, इनको नुकसान नहीं होने देती, ठीक है। इसे कहते हैं सिस्ट, क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। सिस्ट को हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। अभी जो सिस्ट है ना, इसके अंदर ये जो इसका न्यूक्लियाई है ये तकसीम होता रहता है, बार बार तकसीम होता रहता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई बना लेता है, नए नए न्यूक्लियाई, ठीक है। फिर होता क्या है, जब इन्हें, ठीक है, ये काफ़ी सारे अंदर न्यूक्लियाई जो है वो बन जाते हैं। फिर होता क्या है, जब जैसे अमीबा को मुनासिब हालात मिलते हैं, इसको ग्रो करने के लिए सही कंडीशंस मिलती हैं, तो इसके जो बाहर वाली ये जो दीवार है ना, जो सिस्ट इसने बनाई थी, ये टूट जाती है। जब टूट जाती है, जिसके अंदर से जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो सब अपने गिर थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेकर बाहर निकल जाते हैं और बहुत सारे अमीबा बना देते हैं। अब इसमें हुआ क्या है, इसमें एक जानदार जो है बहुत सारे हिस्सों में टूट गया है, ठीक है। तो इससे ही हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। बाइनरी फिशन का मतलब होता है दो हिस्सों में टूटना और मल्टीपल फिशन का क्या मतलब होता है, ज़्यादा हिस्सों के अंदर टूटना। अगर आप यहाँ पे देखें, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है जैसे कि अमीबा वगैरह, वो अपने गिरचे के हार्ड वॉल्स बना लेते हैं, सख्त दीवारें बना लेते हैं, हम सिस्ट कहते हैं अपने इर्द गिर्द, ठीक है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, नासाजगार हालात में। जब कंडीशन दोबारा से फेवरेबल होती हैं, दोबारा से साजगार होती हैं, तो जो न्यूक्लियाई है पेरेंट का वो तकसीम होकर बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना देता है, बार बार रिपीटेड डिवीजन्स के जरिए। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। मतलब जब न्यूक्लियाई तकसीम होता है तो उसके बाद साइटोप्लाज्म भी तकसीम होता है और उसके गिर्द थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी आ जाता है, ठीक है। जो हर न्यू पार्ट है साइटोप्लाज्म का वो एक न्यूक्लियस को इनक्लोज कर लेता है। सो नंबर ऑफ डॉटर सेल्स जो हैं वो सिंगल पेरेंट से बन जाते हैं, इसे हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। ये स्टूडेंट्स आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े बनने का अमल। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, हमारे पास एक जानदार जो है जैसे कि प्लेनेरियस को हमने देखा था बाइनरी फिशन के अंदर, अब ये क्या करते हैं, अपने जिस्म को दो हिस्सों में नहीं तोड़ता है, अपने जिस्म को दो से ज़्यादा हिस्सों में तोड़ता है और हर जो टूटा हुआ हिस्सा है वो अपना जो है बाकी बॉडी पार्ट्स को खुद ब खुद ही रीजनरेट कर लेता है। देखें आप यहाँ पर, ठीक है।
तो फ्रेगमेंटेशन में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपने ये डायग्राम भी जो है वो मस्ट बनानी है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में इसके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने बताना है कि जैसे खास फॉर्म्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं फुल साइज तक, ठीक है, तो वो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली वो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, ब्रेकअप, टूट जाते हैं 8 से 9 हिस्सों के अंदर, ठीक है, 8 से 9 हिस्सों में टूट जाते हैं स्टूडेंट्स। वो आपने देखा होगा, जैसे आप लोग वर्म्स कहते हैं, अक्सर बारिश वगैरह में निकल आते हैं, इस तरह के वर्म्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप पंजाबी में गडोए भी कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह से ना 8 से 9 हिस्सों के अंदर अपने आप को तोड़ लेते हैं और हर टूटा हुआ हिस्सा जो अपना नया जानदार बना लेता है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि वर्म जो है अपने आप को कितने हिस्सों में तोड़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 से 9 हिस्सों में टूटता है, ठीक है। और जो हमारे पास प्रोसेस है इसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ से इसकी डेफिनेशन होगी, इफ अ प्लेनेरिया ब्रेक्स इनटू मैनी पीसेस इंस्टेड ऑफ इट विल बी नोन एज फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ पे आप प्लेनेरिया ना लिखें, आपने लिखना है इफ एन ऑर्गेनिज्म, क्या लिखना है, इफ एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू मैनी पीसेस इंस्टेड ऑफ टू इट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। आपने प्लेनेरिया को नहीं लिखना, आपने इसके जगह पर ऑर्गेनिज्म लिखना है, तो फ्रेगमेंटेशन की हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी और आप प्लेनेरिया की इसके एक एग्जांपल के तौर पर इसको लिख लेंगे, ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में प्लेनेरिया नहीं ऑर्गेनिज्म लिखना है और फिर इसकी एग्जाम्पल और ये एमसीक्यू में से ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है बडिंग। स्टूडेंट बडिंग में क्या होता है, ठीक है, बड हम कहते हैं, जो बर्ड है ना हमारे पास, बर्ड किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको बताना चाहिए व्हाट इज बर्ड। बर्ड हम कहते हैं स्मॉल आउट ग्रोथ, ठीक है, स्मॉल आउट ग्रोथ को हम कहते हैं। आउट का मतलब होता है बाहर, ग्रोथ का मतलब होता है उगी हुई चीज़, ठीक है। तो कोई भी ऐसी छोटी सी जिस्म के बाहर जो उगी हुई चीज़ होती है इस तरह से, इसे हम बड कहते हैं। मिसाल को आपने पोटैटो के अंदर देखा होगा, पोटैटो है, इसके ऊपर इस तरह से ना एक बड उगा होता है, ठीक है, इसे हम जो है वो बडिंग कहते हैं। बडिंग में हमारे पास क्या होता है, जिस तरह आपको ये दिखाया गया यीस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ध्यान में रखना है, जो यीस्ट है ना, ठीक है, इसे हम खमीर को कहते हैं, ठीक है, यीस्ट खमीर को कहते हैं। और इसी यीस्ट को हमने डिस्कस किया था एक चैप्टर नंबर बायोटेक के अंदर, हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है, सैक्चारोमाइसिस सेरेविसिया, ठीक है, ये सैक्चारोमाइसिस है और सेरेविसिया, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि यीस्ट का साइंटिफिक नेम था, ठीक है, मैंने आपको दोबारा से बता दिया। अब आपने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन करनी है। दिस टाइप ऑफ यीस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो बर्ड है, बर्ड मतलब स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होती है, ठीक है, ऑन पेरेंट्स बॉडी, ठीक है। अब यहाँ से आपने स्टूडेंट आगे हेडिंग देनी, यहाँ से यहाँ तक बडिंग, ठीक है, बडिंग इन यीस्ट, किसकी आप हेडिंग देंगे, बडिंग, इसके ऊपर हेडिंग दे लें आप, ठीक है, बडिंग इन यीस्ट, ठीक है। जब बडिंग इन यीस्ट की आप हेडिंग देंगे तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ये पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। अब यीस्ट के केस में क्या होता है, जो एक यूनिसेलुलर फंगस है, जो एक छोटा सा ब्लड जो है उसके जिस्म के ऊपर डेवलप करते हैं, ऑन साइड ऑफ सेल, सेल के बाहर एक छोटा सा ब्लड जो है वो डेवलप होता है जो न्यूक्लियस है हमारे पास सेल का, ठीक है, वो डिवाइड करते हैं, जिस तरह यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, न्यूक्लियस जो है सेल का डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और वन है ना जो डॉटर न्यूक्लिया है, मतलब ये देखें एक न्यूक्लिया है, एक न्यूक्लिया ये था, अब इससे 2 न्यूक्लिया बन गए हैं। अब जो 2 नई न्यूक्लिया बनते हैं इसे कहते हैं डॉटर न्यूक्लिया, ठीक है, मतलब डॉटर कहते हैं बेटी को, जो उससे अगली नस्ल है, ठीक है। अब इसके दोनों डॉटर न्यूक्लिया हैं, ठीक है। अब उनमें से क्या होता है, डॉटर न्यूक्लिया में से एक जो है वो बड के अंदर चला जाता है, यहाँ पे एक छोटा सा बड बना, ठीक है, डॉटर न्यूक्लिया बने, और यहाँ से एक जो है वो बड के अंदर चला गया। फिर क्या हुआ, पेरेंट सेल जो है वो मे फॉर्म मोर देन 1 बड एट अ टाइम। जो पेरेंट सेल है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा बड भी बना सकता है, इसमें ये बनाया हो सकता है, यहाँ पर भी इस तरह से एक बड बना ले, ठीक है। तो हर बर्ड जो है वो क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है और डेवलप करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हर बर्ड जो है वो बड़ा होकर जो है वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह के खसूसियात जो है उसको डेवलप करवाता है, ठीक है। अब जो बर्ड है वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर जो बर्ड है ये हो सकता है इस तरह से अलग होकर ये अपना एक नया जानदार बना दे, ठीक है। और ये हो सकता है कि इससे पेरेंट बॉडी से अलग ना हो। वो कहता है कुछ केसेस में जो बर्ड है वो कभी भी सेपरेट नहीं होता। जब बर्ड सेपरेट नहीं होता, देखें इस तरह से हमारे पास, इस तरह से ये है तो इसके साथ हमारे पास ये है, ठीक है, इस तरह से इसके साथ ये सारे सेल आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाते हैं तो सेल्स की कॉलोनी बना देते हैं, बहुत सारे सेल्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे ही रह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बडिंग है, ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है। एनिमल्स जैसे कि स्पॉन्जेस आपने देखा होगा पानी के अंदर जानदार है, पानी के अंदर रहते हैं, इन्हें स्पंज कहते हैं, ठीक है। जिस आप कॉस्मेटिक्स में भी स्पंज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपने मेसन्स को देखा होगा, मिस्त्रियों को स्पंज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो स्पंज होती है, वो सॉफ्ट जानदार होते हैं, ठीक है। इसके बाद हाइड्रा हमारे पास एक जानदार है, भी वाटर के अंदर रहता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इसकी शेप होती है यहाँ पर, ठीक है। आपने इस तरह के इसकी शेप ड्रॉ भी करनी है, ठीक है, आप इस तरह इसकी शेप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी इस तरह की हाइड्रा की शेप होती है, ठीक है। हाइड्रा जो है स्पॉन्जेस, हाइड्रा और कोरल्स कहते हैं, ये समुद्र के अंदर ना हमारे पास इस तरह, जिस तरह आपने देखा होगा रॉक्स की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जानदार होते हैं, अपने सेल के अंदर ना कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर इसे कहते हैं, इसको जमा कर लेते हैं और समुद्र की गहराई के अंदर ना इस तरह से चट्टानों नुमा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम कॉरल्स कहते हैं, ठीक है। इसे आपको नहीं समझ आ रहा, आप इसको गूगल भी देख सकते हैं, ठीक है, आपको बेहतर पता चल जाएगा, ठीक है। तो एनिमल्स जो हैं ये भी बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हाइड्रा, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रा के अंदर बडिंग कैसे होती है, ठीक है। तो आपने बताना है कि इनमें क्या होता है, स्मॉल बॉडी इज फॉर्म्ड ऑन साइड ऑफ बॉडी, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रही है हाइड्रा
बॉडी की तरफ जो है वो छोटा सा बड बनता है। अभी बड किस प्रोसेस के जरिए बनता है, ये बड बनता है हमारे पास माइटोसिस के जरिए, ठीक है। माइटोसिस हमारे पास क्या है, माइटोसिस सेल डिवीजन के एक ऐसे किस्म है जिसमें एक सेल जो है वो तकसीम होकर ज़्यादा सेल्स बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जो बड है ये लार्ज हो जाता है, ये हमारे पास बड़ा होता है इस तरह से, जिससे आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये बड जो है वो इस तरह से बड़ा हो जाता है हमारे पास, ठीक है, और सेपरेट हो जाता है पेरेंट बॉडी से, ठीक है। इधर डिटैच का मतलब बहुत अलग होना फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, और जो हमारे पास नया जानदार है उसके अंदर ये ग्रो कर जाता है, ठीक है। ये हमारे पास बडिंग है हाइड्रा के अंदर, और ये हमारे पास है कॉरल्स के अंदर। कॉरल्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं, इसमें बर्ड्स जो है वो कभी भी डिटैच नहीं होते, मतलब इस तरह से कॉलोनीज बना देते हैं। इसका फायदा क्या होता है, मछलियाँ जो है छोटी मछलियों के अंदर जाकर छुप जाती हैं, जिससे वो शिकार वगैरह से बची रहती हैं, ठीक है। तो कॉरल्स में बर्ड जो है कभी भी डिटैच नहीं होते, कॉरल्स जो है बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाते हैं, क्योंकि बर्ड जो है वो नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं बाय रिमेनिंग अटैच टू द पेरेंट बॉडी, ठीक है। तो आप इसमें किसकी हेडिंग देंगे, आप यहाँ पर हेडिंग देंगे बडिंग इन हाइड्रा की, ठीक है, और नीचे आप किसकी हेडिंग देंगे, बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है, और यहाँ पर आप यही हेडिंग देंगे बडिंग इन, ठीक है, कॉरल्स, ठीक है। आप इसी हेडिंग के साथ यहाँ पर बडिंग इन कॉरल्स, ठीक है। तो अगर ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो आपने तीनों को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले बडिंग की डेफिनेशन देखनी है, फिर बडिंग इन जीस्ट की हेडिंग देनी है, फिर बडिंग इन हाइड्रा की हेडिंग देनी है आपने, ठीक है, और आपने फिर जो है वो हेडिंग देनी है, ठीक है, बडिंग इन कॉरल्स, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड जो हमने स्टडी करेंगे वो हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन। क्या है स्पोर फॉर्मेशन? स्टूडेंट्स आइए इसको देखते हैं, हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्पोर। स्पोर क्या होता है? स्पोर जो है वो हम एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं, ठीक है, जो कि हमेशा मियोसिस के जरिए बनता है। किसके जरिए बनता है? मियोसिस के जरिए बनता है। हम इसको आगे प्लांट्स में भी देखेंगे। स्पोर हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी चीज़ है जो कि मियोसिस के नतीजे में बनती है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये अगली नस्ल बनाती है, ठीक है। जिस तरह आप समझ लें, जिस तरह ठीक है स्पर्म और एग होते हैं ना, वो दोनों मिलकर एक नई नस्ल बनाते हैं, इस तरह हमारे पास एक स्पोर जो है एक स्ट्रक्चर है जो कि मियोसिस के नतीजा में बनकर एक नया जानदार बनाता है, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है ये इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीकाकार है, ठीक है। वो कहते हैं आमतौर पर फंजाई के अंदर देखा गया है, ठीक है, जैसे कि राइजोपस। अब फंजाई की आपको एक एग्जांपल दी गई है, ठीक है। राइजोपस जो है वो आपने देखा होगा ये ब्रेड पे लग जाती है, ठीक है, डबल रोटी पे लग जाती है, फंगस होती है उस डबल रोटी पे लग जाती है, डबल रोटियाँ गीली हों या उनमें नमी आ जाए, ठीक है, वो राइजोपस होती है। जब वो कहते हैं जब राइजोपस जो है वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुँचती है, मतलब जब अपने आप को ग्रो करवाने तक पहुँचती है, ठीक है, तो इट्स बॉडी सेल्स फ्रॉम थिक वार्ड स्पोर सेक्स कॉल्ड स्पोरेंजिया, ठीक है। स्टूडेंट्स देखें अगर आप, ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे पास इस तरह से जो फंजाई है ना, हमारे पास इस तरह धागे नुमान का स्ट्रक्चर होता है। जब बड़े होते हैं हमारे पास तो इस तरह से ना उनके ऊपर एक इस तरह से मैच्योर चीज़ लगती है इस तरह से, ठीक है। जब वो रिप्रोडक्टिव एज को पहुंचते हैं, जब उन्होंने डिवाइड करना होता है, ठीक है, उनके ऊपर ना एक मोटी दीवार वाला एक थैली लगती है, इसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया, ठीक है। अभी जो स्पोरेंजिया की दीवारें हैं ना, इनसे हमारे इनमें होती है मियोसिस। क्या होती है? मियोसिस। और मियोसिस के नतीजा में हमारे पास स्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं इस तरह से, ठीक है। अब मियोसिस के नतीजा में सारे बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं स्पोर्स। क्या कहते हैं? इन्हें स्पोर्स कहते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, इनको हम स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो स्पोर्स है ना, इनकी हिफाजत के लिए इन स्पोर्स के बाहर हमारे पास एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद होती है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, इन स्पोर्ट्स के बाहर एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद होती है इस तरह से, मतलब ये रेड कलर की दीवार है, इसके बाहर हमारे पास एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद होती है इन सब स्पोर्ट्स के गिर्द, ठीक है। अब ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना, जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ की है, इसको कहते हैं सिस्ट। क्या कहते हैं? सिस्ट। और मैंने आपको बताया था सिस्ट क्या होता है। सिस्ट हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि जानदार जो है वो तब बनाते हैं जब वो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर होते हैं, ठीक है, तब हमारे पास वो सिस्ट बनाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से आप लोग इसको रीड करें, ये आमतौर पर ज़्यादातर फंजाई में देखा गया। जब राइजोपस जो है वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचता है तो उसके बॉडी सेल जो है वो मोटी दीवार वाले थैलियाँ बना लेते हैं, जिन्हें स्पोरेंजिया कहते हैं। हर स्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक जो सेल है वो तकसीम होकर बहुत मरतबा तकसीम होता है और बहुत सारे डॉटर सेल्स बना लेता है, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पोर्स कहते हैं। मैंने आपको बताया स्पोरेंजिया के जो सेल दीवार है ये मियोसिस के लिए तकसीम होकर बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाती हैं, हम स्पोर्स कहते हैं। जो हर स्पोर है वो एक मोटी दीवार से कवर होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता भी दिया, ठीक है। इट कैन सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। मैंने आपको बताया कि जो सिस्टम हमारे पास कब बनती है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं, जब ग्रो करने के लिए कंडीशंस नहीं होती किसी भी जानदार के पास, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? फेवरेबल कंडीशन से मुराद है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक दूध है, ठीक है, दूध को अगर आप गर्मी में रखेंगे फ़ौरन ख़राब हो जाएगा, एक दिन में शाम तक ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको फ्रीज़र में रख देंगे वो देर तक चलेगा। मतलब ख़राब कौन करेंगे? बैक्टीरिया करेंगे। अब बैक्टीरिया जो है जब ठीक है बाहर पड़ा रहेगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो ज़्यादा जल्दी कर जाएंगे, लेकिन जब आप रेफ्रिजरेटर में रख देंगे वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में आ जाएंगे। अब वो डिवाइड तो करेंगे लेकिन उस रेट पर डिवाइड नहीं करेंगे जिस रेट पर वो बाहर कर रहे थे, ठीक है। तो इसे कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन, जिसमें चीज़ जो है वो अपनी ग्रोथ को रोक लेती है, ठीक है।
अब वो कहता है जब स्पोरेंजिया जो है मैच्योर हो जाते हैं, भर जाते हैं, स्पोर्स से भर जाते हैं, ठीक है, वो ब्रस्ट हो जाते हैं, फटते हैं, जब वो फटते हैं तो वो क्या करते हैं, स्पोर्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। और फेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, वो जो स्पोर्स जब उन्हें दोबारा फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो जर्मिनेट, वो बड़े होते हैं और नया राइजोपस बना देते हैं, जिससे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं छोटे छोटे हमारे पास स्पोर्स इनके बारे सिस्टम मौजूद है, ठीक है। और ये फट गए और फट कर ये हवा में फैल जाते हैं, ठीक है, हमारे हवा में मौजूद हैं। जैसे इन्हें कोई नमी वाली जगह मिलती है, कोई मुनासिब कंडीशन मिलती है, वहाँ पे जाके ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, और एक नया जानदार हमारे पास बना लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट है वो स्पोर फार्मेशन हमारे पास है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। बैक्टीरिया स्पोर फार्मेशन कैसे करते हैं, हमारे पास बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज़ हैं, क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस, ठीक है। आपने इनको जहन में रखना है, क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस, ठीक है। हम इसको आगे फर्स्ट ईयर के अंदर देखेंगे होती क्या है, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर। अभी आप सिर्फ इसका नाम याद रखें, जब आप लोगों ने इसे लिखना है तो इसको अंडरलाइन भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। वो कहते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, बैक्टीरिया के कुछ स्पीशीज जो हैं वो भी स्पोर्स बनाते हैं, जिससे क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और वो जो बैक्टीरियल स्पोर्स है ना हमारे पास, वो भी थिक वॉल्ड होते हैं, मोटी दीवार वाले होते हैं, लेकिन ये जो स्पोर्स हैं बैक्टीरिया के अंदर बनते हैं, इसी वजह से हम इन्हें एंडोस्पोर्स कहते हैं। जिससे हमारे पास ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने क्या किया, अपने अंदर ही एक स्पोर बना लिया, ठीक है। अब ये जो स्पोर है इसे कहते हैं एंडोस्पोर, क्योंकि अंदर बनता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, जब उसको मुनासिब कंडीशन मिलेंगी, ये फट जाएगा और अपने स्पोर को रिलीज कर देगा, और जो स्पोर है वो दोबारा से एक नया बैक्टीरिया बना लेगा, ठीक है। तो जब आपसे स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया पूछे जाएंगे तो आपने साथ ये भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्लियर स्टूडेंट्स। आए अब हम नेक्स्ट देखते हैं पार्थिनोजेनेसिस को। स्टूडेंट्स ये जो पार्थिनोजेनेसिस है हमारे पास, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीकाकार है। पार्थिनो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। जेनेसिस का मतलब होता है हमारे पास, ठीक है, जायगोट से एक मुकम्मल जानदार का बनना, इसे कहते हैं जेनेसिस, ठीक है। ये हमारे पास एक मुकम्मल जानदार है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूँ, ये ह्यूमन मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस हमारे पास क्या है, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब देखिए नॉर्मल हमारे पास होता ये है, हमारे पास जो है, ठीक है, स्पर्म जो है जब वो एग के साथ मिलता है हमारे पास, तो हमारे पास बनाता है जायगोट, और जो हमारे पास जायगोट है हमारे पास, ये एक मुकम्मल नया जानदार बना देता है, ठीक है। इसे कहते हैं जेनेसिस, ठीक है। लेकिन ये गलत तरीके, ये हमारे पास तभी होती है, एग जो है वो तभी एग जानदार बनाएगा जब इसको स्पर्म मिलेगा। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस में हमारे पास क्या होता है, फॉल्स जेनेसिस होती है, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्पर्म नहीं मिलता, सिर्फ एग ही जो है वो एक मुकम्मल जानदार जो है बना देता है, ठीक है। तो स्पर्म और एग के मिलने को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और ऐसा एग जिसको स्पर्म मिल जाता है हम ये कहते हैं ये फर्टिलाइज्ड एग है, ये हमारे पास क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, जिस एग को स्पर्म मिल जाता है हम इसे कहते हैं हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग है, और जिसको नहीं मिलता वो हमारे पास अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पार्थिनोजेनेसिस में हमारे पास क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शक्ल है, इसमें हमारे पास एक अनफर्टिलाइज्ड एग, समझ आ रही है। अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या मुराद है, अनफर्टिलाइज्ड एग से मुराद है कैसे एग जिसके साथ स्पर्म नहीं मिला, जिसको स्पर्म नहीं मिला वो अनफर्टिलाइज्ड एग है, वो हमारे पास एक नए जानदार के अंदर डेवलप कर जाता है, ठीक है। इसके आगे से एग्जांपल है कुछ फिशेस, फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स वगैरह वो भी पार्थिनोजेनेसिस के जरिए रिप्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अगर वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते तो आप जो है उसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर अब ये आपसे अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि पार्थिनोजेनेसिस बताएं, पार्थिनोजेनेसिस जो है वो बीज के अंदर कैसे होती है, शहद की मक्खियों के अंदर पार्थिनोजेनेसिस जो है वो कैसे होती है। स्टूडेंट शहद की मक्खियों के में हमारे पास इस तरह से होता है, उनके हमारे पास इस तरह से एक छत्ता है उनका, ठीक है, उनके छत्ते के अंदर खाली खाने होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास उसमें शहद की मक्खियाँ जो है वो 3 किस्म की होती हैं, एक हमारे पास होते हैं मेल बीज, ठीक है, एक होते हैं हमारे पास मेल बीज, एक हमारे पास होती हैं एक होती है क्वीन बी, मलका मक्खी जो होती है, ठीक है, आपने कार्टून्स वगैरह में देखा होगा, एक हमारे पास होती हैं फीमेल बीज, ठीक है। अब हमारे पास इनका काम क्या है, ठीक है। अभी जो क्वीन बी है इसका काम है कि इसने शहद की मक्खी जो छत्ता है इसके अंदर इसने अंडे देने हैं, एग्स ले करने हैं, ठीक है, इसका काम ये है, ठीक है। ये इसके अंदर जितने भी खाली खाने वहाँ पे एग ले करती है, ठीक है। अभी जो फीमेल बीज है इनका काम ये है कि दूर दराज जाती हैं, फूलों का रस चूस के लाती हैं और यहाँ पे इन्होंने हनी बनाना, शहद बनाना है। मेल बीज का काम ये है कि इन्होंने इन सारे एग्स को फर्टिलाइज करना है, क्या करना है, फर्टिलाइज करना है। अब होता क्या है हमारे पास, ठीक है, जो मेल बीज हैं ये कहीं पर, मिसाल के तौर मैं इसके स्पर्म्स को अगर ब्लू से ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होगा कि ये एग फर्टिलाइज हो गया, ये भी फर्टिलाइज हो गया, ये भी फर्टिलाइज हो गया, इसको भी फर्टिलाइज कर दिया, इसको भी फर्टिलाइज कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ज़्यादातर एग को फर्टिलाइज कर देते हैं, लेकिन कुछ एग्स को ये फर्टिलाइज नहीं करते। अब जिन एग्स को ये फर्टिलाइज नहीं ना करते हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जिस तरह ये एग जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ, ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, यहाँ पर हमारे पास अब ये जो हैं ये हमारे पास मेल ड्रोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं खुद ब खुद, ठीक है, मेल ड्रोन्स, ठीक है। मेल भी जो है ना ड्रोन्स भी कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ड्रोन्स भी कहते हैं। तो मेल ड्रोन्स में खुद ब खुद ये जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि जो एक फर्टिलाइज हो जाते हैं हमारे पास फीमेल बीज बना देते हैं, ठीक है। तो आपने इस बात को जहन में रखना है। क्वीन हनी भी, अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा एग जिसको स्पर्म नहीं मिला, वो उसने भी एक मुकम्मल जानदार बना दिया है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम जो है वो पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो क्वीन बी में क्या होता है, वो एग ले करती है सेल्स ऑफ हनीकॉम, हनीकॉम के सेल्स के अंदर, लेकिन स्टूडेंट सेल्स जो है इसका मतलब होता है खाली खाना, एम्प्टी कंपार्टमेंट। रॉबर्ट हुक ने भी जब
ठीक है, शहद की मक्खी के छत्ते। अब जब उसने कॉर्क को देखा था अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसने देखा था इसके अंदर शहद की मक्खी के छत्ते की तरह के खाली खाने हैं। ठीक है, उसने लफ्ज़ सेलिसिवेरा से इस्तेमाल किया था, क्योंकि सेल का मतलब एम्प्टी कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो एग्स हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग रह जाते हैं। ठीक है, और वो नए हैप्लॉइड मेल्स के अंदर जो है वो डेवलप कर जाते हैं बाय पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, या आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन से मक्खियों का बनना जो है पार्थिनोजेनेसिस, फीमेल बीज, क्वीन बीज, मेल बीज या ऑल ऑफ दीज, तो आपने बताना है मेल बीज या ड्रोन्स का। ठीक है, एट द सेम टाइम सम एग्स पर फर्टिलाइज, और जो एग फर्टिलाइज हो जाते हैं मेल बेस वो डेवलप कर जाते हैं डिप्लॉयड फीमेल्स के अंदर। ठीक है, अब स्टूडेंट इनको एग जब देखें फर्टिलाइज हैं हमारे पास डिप्लॉयड होते हैं, और जो अनफर्टिलाइज होते हैं हैप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉयड का मतलब इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है और इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हमारे पास डबल होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। प्रोपागेशन का मतलब होता है फैलना। वेजिटेटिव हम कहते हैं सब्जियों को। ठीक है, जब हमारे पास क्या होता है वेजिटेटिव पार्ट्स हैं पौधों के, मतलब ऐसे पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जिनको एज वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं। रूट्स, स्टेम्स और लीव्स जो हैं जब अपने जैसे एक नए प्लांट्स बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो नेचुरली भी हो सकता है, कुदरती तौर पर भी हो सकता है, और इसे मसनूई तरीके से भी किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। ठीक है, ये एक मुश्किल चीज़ जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से कंसिडर की जाती है। ठीक है, और ये रियलिटी में भी है। तो इसको स्टूडेंट्स को जो कुछ टॉपिक्स हैं 6 इनके नाम है, इनमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक है, मैं आपको इसको समझा भी देता हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और एमसीक्यूज में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है, और इनकी मोटी मोटी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के आपके पास 6 तरीके हैं। बल्ब्स हैं, कॉम्स हैं, राइजोम्स हैं। ठीक है, 3 हम आगे पेज पे देखेंगे। ठीक है, स्टेम ट्यूबर्स, सकर्स। ठीक है, और हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स है। ठीक है, तो बल्ब्स को देखें। बल्ब्स को जब स्टूडेंट्स जब आपने बल्ब्स को जहन रखना है, तो आपने अनियन को जहन रखना है, प्याज। ओके, इसकी मिसाल भी है। बल्ब्स क्या होती हैं, आपने अनियन को जब जहन रखेंगे, शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं सराउंडेड बाय थिक फ्लैशी लीव्स। अगर आपने प्याज काटी तो प्याज की ना तही होती है उसके अंदर ना, फ्लैशी लीव्स की तहें होती हैं। ठीक है, तो बल्ब्स क्या हैं, शॉर्ट छोटी सी ज़ेर ज़मीन जो है वो तने होते हैं, जिनके इर्द गिर्द जो है मोटे रस भरे जो है पत्ते मौजूद होते हैं, जिनके अंदर जो है वो स्टोर्ड फूड होती है। एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो बेस ऑफ बल्ब से निकलती हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखें हमारे पास प्याज है। ठीक है, और ये बल्ब है, ये पूरा एक बल्ब की तरह का एक स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। और ये जो बल्ब की बेस है, यहाँ से हमारे पास ना कुछ इस तरह से छोटी छोटी जड़ें लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, और ये इसकी बेस है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस बात को ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर इस तरह थिक फ्लैशी लीव्स हैं, जो कि आपको यहाँ पर डायग्राम में नजर आ रही हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर होता क्या है, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं। स्टूडेंट्स अब एडवेंटिशियस रूट्स हमारे पास क्या होती हैं, ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। हमारे पास 2 तरह के रूट्स होती हैं, एक को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स और एक को हम कहते हैं टैप रूट। ठीक है, एक होती है टैप रूट, एक होती है एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट का मतलब है वो एक आपने बीज बोया, बीज बोकर जो ज़मीन में जड़ें निकलती हैं, इसे कहते हैं टैप रूट। वैसे लेकिन ऐसी जड़ें जो कि हमारे पास एक स्टेम से निकलती हैं, प्याज है, प्याज के नीचे से जड़ें निकल रही हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, किसी पत्ते से जड़ें निकलती हैं, किसी तने से जड़ें निकलती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, एक होते हैं टैप रूट, एक होती है एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट्स में हमारे पास बेस ऑफ बल्ब से निकलती हैं। ठीक है, जबकि जो शूट्स हैं, शूट कहते हैं तने को, वो टॉप ऑफ बेस से निकलता है। ठीक है, और वो नया प्लांट बना देता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास ये पूरा शूट है जो कि ऊपर बेस, ये हमारे पास ये जो बल्ब है इसके ऊपर से निकल गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर इसके एग्जांपल आपने ध्यान रखनी है। ट्यूलिप्स हैं, अनियन है हमारे पास, और लिलीज़ हैं। ठीक है, आपने इसके एग्जांपल ध्यान रखनी है। कॉम्स क्या होते हैं, कॉम्स जब आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आपने गार्लिक, लहसुन को ध्यान में रखना है। कॉम्स क्या हमारे पास छोटे स्वोलन कहते हैं, फूले हुए अंडरग्राउंड ज़ेरे ज़मीन जो है वो स्टेम्स तने होते हैं। ठीक है, जिनमें हमारे पास जो है वो ज़ख़ीरा शुदा खुराक होती है। अब बर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ कॉम। ठीक है, कॉर्म है ना जो हमारे पास लहसुन है, उसके टॉप के ऊपर हमारे पास यहाँ पर इस तरह आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास एक कॉम का स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमारे पास जो है बर्ड्स निकलते हैं। ठीक है, एक बर्ड जो है वो शूट में ग्रो कर जाती है और एक नया प्लांट बना देती है। इसकी एग्जाम्पल डेशीन और गार्लिक हमारे पास इसके एग्जांपल में जो है वो पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि डेशीन और गार्लिक जो है वो किस मेथड के जरिए आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आप लोगों के एक असाइनमेंट है। ठीक है, मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, मैं देखने के आप लोग कितनी अटेंटिव होकर लेक्चर को सुन रहे हैं। ठीक है, अब डेशिंग किससे कहते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो देखकर बताएंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स जो है आप लोगों को एक असाइनमेंट है। ठीक है, जिससे आप पता चलेगा आप कितने अटेंटिवली जो है वो लेक्चर को सुन रहे हैं। ठीक है, तो आप इस कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टूडेंट्स राइजोम्स को देखते हैं। राइजोम्स जो है हमारे पास क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरह बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, अंडरग्राउंड ज़ेरे ज़मीन स्टेम्स तने होते हैं विद स्केल लीव्स। स्केल की तरह हमारे पास जब आपने राइजोम्स को रखना है ना, ठीक है, आपने जिंजर को ज़हन में रखना है, अदरक को। ठीक है, देखिए जिस तरह बिल्कुल स्केल, स्केल का मतलब होता है बिल्कुल फ्लैट इस तरह से ना, हमारे पास स्केल लीव्स होते हैं। ठीक है, दीज आर इन लार्ज पोर्शंस कॉल्ड नोड्स ऑन राइजोम्स। ठीक है, आपको नजर आ रहे हैं, देखिए पूरा स्केल की तरह का एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे इसके बड़े हुए कुछ पोर्शन हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एट नोड्स। जो नोड्स हैं इनके ऊपर हमारे पास क्या निकलते हैं, बर्ड्स निकलते हैं। ठीक है,
अभी जो बर्ड आएंगे हमारे पास, ठीक है, द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ राइजोम गिव राइज टू शूट, वो बर्ड जो ऊपर की तरफ निकलते हैं हमारे पास वो शूट बना देते हैं, जो वो बर्ड जो नीचे की तरफ निकलते हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स बना देते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल में हमारे पास जो है, ठीक है, वो जिंजर, फर्न्स और लिलीज हैं। फर्न्स हम प्लांट्स को कहते हैं, वाटर लिलीज हमने पहले भी देखा। अब लिलीज के अंदर हमारे पास, ठीक है, बर्ड्स के जरिए भी होती है और हमारे पास आप समझ राइजोम के जरिए भी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन इसके अंदर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेम ट्यूबर्स। स्टेम ट्यूबर्स को आपने जब जहन में रखना है तो आपने पोटैटो को जहन में रखना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें पोटैटो है हमारे पास, पोटैटो के ऊपर ना छोटे छोटे से एग्रीगेशंस का मतलब होता है इकट्ठा, एक मजमा, काफ़ी ज़्यादा ढेर जो है वो छोटे छोटे आउटग्रोथ का होता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डिप्रेशन होते हैं, यहाँ पर बर्ड्स निकलते हैं छोटे छोटे से। अब इन बर्ड्स से क्या होता है, हमारे पास शूट्स ग्रो करते हैं जो, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं आई, आलू की आँख जो है जिसे आपने देखे हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को देखा भी हुआ है, एक किस्म का ना गड्ढा होता है पोटैटो के सरफेस के ऊपर जहाँ से ये एडवेंटिशियस रूट्स और शूट निकलता है, ठीक है। स्टेम ट्यूबर्स जो है वो इन लार्ज पोर्शंस होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम के, ठीक है, राइजोम के। आपने देखा पोटैटो ज़ेर ज़मीनी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठे होना, काफ़ी सारी चीज़ें जब इकट्ठी हुई होती हैं एक मजमा होता है कि इसका टीनी बर्ड, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइज़ की शक्ल में अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ ट्यूबर। जो हमारे पास ट्यूबर है ना, इसकी सर्फेस के ऊपर एग्रीगेशन होते हैं छोटे छोटे बर्ड्स की, ठीक है। अब हर बर्ड जो है वो डेवलप कर जाता है शूट के अंदर, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ ग्रो करती है और जो है वो रूट्स पर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आएगा पोटैटो, आलू, ठीक है, और यम्स कहते हैं शकरकंदी को, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। स्टेम ट्यूबर्स हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास सक्कर्स हैं। ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एक तरीकेकार है। सक्कर्स में हमारे पास क्या होता है, इसमें आप लोगों ने मिंट को जहन में रखना है, पुदीने को आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। कोरिएंडर का स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कोरिएंडर किसे कहते हैं, ठीक है। नहीं पता आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कोरिएंडर किसे कहते हैं, ठीक है। कोरिएंडर और मिंट जो हैं, ठीक है, ये दोनों हमारे पास, ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। कोरिएंडर हैं, चलिए कि बहुत है क्वेश्चन जो है वो आपने जो डैशिंग का मतलब मुझे देख के बताने, इसे धनिया को कहते हैं, ठीक है। कोरिएंडर और जो मिंट है हमारे पास, ठीक है, सक्कर्स के जरिए प्रोड्यूस करते हैं। आप देखते हैं कि एक पुदीने का डंडे, ठीक है, या आप एक मिंट की डंडी लगाते हैं तो उसके लिए जो है वो काफ़ी सारे जो हैं वो मिंट के पौधे जो हैं वो उगाते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं सक्कर्स। अब इसमें होता क्या है हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास ये ज़मीन है, ठीक है, हमने ऊपर जो है वो लेट्स सपोज एक प्लांट लगा दिए यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब ये जो प्लांट है इसके ऊपर इस तरह से हमारे पास लेट्स सपोज ये पत्ते ग्रो किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जब रूट्स जो हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करती हैं ना, अचानक से ग्रो करती हैं, फिर ये ऊपर की तरफ टर्न हो जाती हैं, टर्न होती हैं तो यहाँ पर एक नई शूट बना देती है, इस तरह फिर उसकी रूट्स टर्न होती हैं, फिर ऊपर की तरफ दोबारा उगाती हैं। इसे कहते हैं सक्कर्स। मतलब ऐसा लगता है कि ज़मीन से कोई चीज़ है जो इन्हें ऊपर की तरफ सक कर रही, खींच रही है, ठीक है। तो सक्कर्स जो हैं वो लिटरल स्टेम्स होते हैं, ठीक है, क्लोज टू द ग्राउंड लेवल, ठीक है। स्टूडेंट्स लिटरल से क्या मुराद है हमारे पास, ठीक है, लिटरल से मुराद हमारे पास यहाँ पर इस तरह के सक्कर्स जो हैं वो हमारे पास बारीक छोटे छोटे से बारीक स्टेम्स होते हैं, ठीक है, जो कि ज़मीन की सतह के करीब होते हैं। जो सक्कर है हमारे पास वो ग्रो करता है, उगता है अंडरग्राउंड ज़ेर ज़मीन फ्रॉम सम डिस्टेंस, कुछ फासले से, देन टर्न्स अप, ठीक है। यहाँ पर एक सक्कर देखें वो ज़मीन में कुछ नीचे ग्रो करता है और फिर टर्न्स अप, फिर ऊपर की तरफ मुड़ आता है और एक नया पौधा बना देता है, ठीक है। मिंट और क्राइसेंथेमम कहते हैं गुले दाऊदी को, ठीक है। अब इस गुले दाऊदी क्या होता है आप लोग इसको गूगल कर सकते हैं, ठीक है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये क्राइसेंथेमम और मिंट जो हैं ये सक्कर्स के जरिए प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन पर लीव्स जो है स्टूडेंट्स आपने इसको ध्यान में रखना है कि सब पौधों में नहीं होती, कुछ खास किस्म के पौधे हमारे पास जैसे कि ब्रायोफाइलम हो गया, ठीक है, इसे उर्दू में पत्थर चट भी कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये होती है। अब इसमें हमारे पास होता है कि दिस प्लांट हैज फ्लैशी लीव्स, रस भरे इसके पत्ते होते हैं। एड एडवेंटिशियस बर्ड्स। अब स्टूडेंट्स देखें बर्ड्स हमारे पास नॉर्मली तने के ऊपर ग्रो करती हैं, उन्हें बर्ड्स कहते हैं, लेकिन अगर यही बर्ड्स जो हैं पत्ते के ऊपर ग्रो करेंगे या किसी और स्ट्रक्चर के ऊपर ग्रो करेंगे तो इन्हीं बर्ड्स को हम क्या नाम देंगे, एडवेंटिशियस बर्ड्स का नाम देंगे, ठीक है। पत्तों के किनारों पर ग्रो करते हैं, जब पत्ता इसका नीचे गिरता है जो बर्ड नए प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है दो तरह से होती है, हमारे पास है कटिंग्स और एक हमारे पास है ग्राफ्टिंग, ठीक है। कटिंग्स को हम देख लेते हैं, कटिंग्स में क्या होता है हमारे पास, ठीक है। स्टूडेंट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, ठीक है, इसको आप लोगों ने इसको आप सेल्फ राइट भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। कटिंग्स में हम क्या करते हैं, हम पौधे को मेरिस्टेमेटिक हिस्से से काट लेते हैं, ठीक है। अगर पौधे को मेरिस्टेमेटिक हिस्से से काटने की वजह से जिसमें आपको यहाँ फिगर के अंदर नजर आ रहा है जो हमारे पास प्लांट है, हमने इसको जो है इसके यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक पोर्शन कहते हैं पौधे का ऐसा हिस्सा जो कि ग्रो करने की सलाहियत रखता है, वहाँ से हम पौधे को कट करते हैं, कट करने के बाद उसको मुनासिब मिट्टी के अंदर डाल देते हैं जहाँ पे उसको प्रॉपर सनलाइट भी मिलती है, ठीक है, प्रॉपर सनलाइट मिलती है, हमारे पास उसको प्रॉपर वाटर मिलता है और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारी चीज़ें उसको मिलती हैं, तो वो प्लांट क्या करता है हमारे पास वो एक नए पौधे के अंदर ग्रो कर जाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं कटिंग्स, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें हमारे पास इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो कटिंग्स हैं वो कहाँ से ली जाती हैं, स्टेम से ली जाती हैं, रूट से ली जाती हैं पेरेंट प्लांट के,
ठीक है। अभी जो कटिंग्स है हमारे पास, इनके पास लाजमी तौर पर एक मेरिस्टेमेटिक रीजन होना चाहिए। मेरिस्टेमेटिक रीजन से मुराद ऐसा रीजन जो कि ग्रो करने की सलाहियत रखता है, फ्रॉम विच ग्रोथ कहना का, जहाँ से जो है वो ग्रोथ हो सकती है। ठीक है। जब कटिंग्स जो है जब उनको सूटेबल सॉइल के अंदर रखा जाएगा, राइट कंडीशन मुनासिब हालात के अंदर, उसमें क्या क्या मुनासिब हालात हैं, उसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो मुनासिब उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको पानी मिल रहा है, उसको सनलाइट मिल रही है, तो वो क्या बना देंगे, रूट्स एंड शूट्स बना देंगे हमारे पास। ठीक है। आप यहाँ तक स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप कटिंग को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप इसको जहन में रख सकते हैं। आप इसको यहीं तक याद कर लें, उसके बाद आप इसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं। रोजेस, अब कटिंग्स कौन कौन से प्लांट्स करते हैं, रोजेस, आईवी कहते हैं, इसके पीछा का एक पौधा, आप इसको गूगल कर सकते हैं। आईवी प्लांट क्या होते हैं, ग्रेप वाइन्स, अंगूरों की बेलों को कहते हैं, ये स्टेम कटिंग्स के रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है। इसके अलावा जो स्वीट पोटैटो है, ये भी इन लार्ज रूट है। अभी 4 एग्जांपल हैं, आप इसके एग्जांपल्स में इसको जहन में रख सकते हैं। ठीक है। अगर आपने कोर एग्जांपल देनी है तो आप शुगर कैन प्लांटेशन भी दे सकते हैं। शुगर कैन, गन्ने की जो प्लांटेशन है, गन्ने को भी कटिंग्स के जरिए ही लगाया जाता है। ठीक है। तो आप ये इसके एग्जांपल जो है जहन में रखने हैं। आपने इतना से इसका यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जहन में रखना है, और बाकी आपने इसकी एग्जांपल्स करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग हम उर्दू में कहते हैं पेवंदकारी करना। पेवंदकारी का मतलब होता है जोड़ना। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक पौधा है। ठीक है। इसकी इस्टेब्लिश रूट सिस्टम, मतलब ये जो पौधा है इसकी ज़मीन में जड़ें इसकी मौजूद हैं, ज़मीन के अंदर लगा हुआ है। हम कोई ऐसा पौधा जिसकी, अब देखें इस हमारे पास ग्राफ्टिंग करते हैं क्यों है, हमारे पास जो प्लांट है इसके अंदर अच्छी करेक्टर्स नहीं है, अच्छा फल नहीं दे रहा, तो एक ऐसा पौधा जो कि ठीक ठाक फल दे रहा है, हम उसको लेते हैं और उसको ना इस तरह से प्रॉपर उसकी शेप बनाते हैं यहाँ पर, और इसी तरह की शेप जो है हम यहाँ पर बनाते हैं ताकि उसको यहाँ पर फिट किया जा सके। फिर हम इसको यहाँ पर फिट कर देते हैं और उसके बाद इस तरह से ना रस्सी से इसको बांध देते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, जब ये पौधा ग्रो करेगा तो इसके और इसके जो जाइलम और फ्लोएम है, जिन्हें वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं, वो दोनों अब इकट्ठे ही ग्रो करेंगे, और ये जो ग्रो करके जो पौधा बनेगा उसके अंदर अच्छी करेक्टर्स होंगे। ठीक है। दोनों के करेक्टर्स होंगे। तो ग्राफ्टिंग में हमारे पास क्या होता है, जो पीस ऑफ स्टेम है वो हमारे पास काटा जाता है फ्रॉम द प्लांट, पौधे से, एंड इज अटैच विद अनदर प्लांट, और इसे किसी दूसरे पौधे के साथ जोड़ दिया जाता है विद एस्टैब्लिश रूट सिस्टम, जिसका हमारे पास जो है वो रूट सिस्टम पहले से मौजूद है। ठीक है। इसको काटा गया और इसको दूसरे प्लांट के साथ जोड़ दिया गया जिसका एस्टैब्लिश रूट सिस्टम है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर वाल थोड़ी देर के बाद जो वेस्कुलर बंडल्स हैं अटैच स्टेम के, जो स्टेम अटैच है, ठीक है, उसके और होस्ट प्लांट के, होस्ट प्लांट का मतलब जिसके ऊपर वो अटैच है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और वो जो स्टेम का तना है और जो प्लांट है वो इकट्ठे ग्रो करने लगते हैं। इस मेथड जो है, ठीक है, ये बहुत सारे रोजेस को, अब देखें इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, रोजेस को, पीच ट्रीज को, ठीक है, आड़ू को, प्लम, ठीक है, प्लम कहते हैं आलू बुखारे को, ठीक है, और बहुत सारे सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, इनको ठीक है ग्रो करने के लिए इस्तेमाल होता है ग्राफ्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अभी एडवांटेजेस हैं, ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड में काफ़ी मरतबा ये पूछा गया है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है। तो आपने इसके एडवांटेजेस ध्यान में रखने हैं स्टूडेंट, जब कभी भी आपने इसके एडवांटेजेस लिखने तो आपने इस तरह से एरोज बना के इसके एडवांटेजेस को लिखना है। 4 से 5 एडवांटेजेस हैं, वो आपने इसको अच्छी तरह से याद करने, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। वो ऑब्सर्विंग्स जो हैं, वो जानदार जो हैं, जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जीन्स के लिहाज से सेम होते हैं। वो कहते हैं यही वजह है हमारे पास जो बेनिफिशियल करैक्टर्स हैं, जो में अच्छे खसूसियात हैं हमारे पास, उनको प्रिजर्व किया जा सकता है, उनको महफूज किया जा सकता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमारे पास क्या होता है, देयर इज नो नीड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है। हमारे पास क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स एट रैपिड रेट, इससे हमारे पास जो पौधे हैं जो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। द ऑर्गन्स जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, वो बहुत सारे प्लांट्स को इस काबिल बना देते हैं कि वो अनफेवरेबल कंडीशन से गुजर जाएँ, जो गैर साजगार हालात हैं उनसे वो गुजर जाएँ। जो प्लांट्स बेयरिंग सीडलेस फ्रूट्स, ऐसे पौधे जिनमें हमारे पास सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, वो जो है कैन बी ग्रोन ओनली बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उनके बीज तो है नहीं, तो आप उनको ज़मीन में तो बो नहीं सकते। ठीक है। तो स्टूडेंट्स के हमारे पास इसके एडवांटेजेस हैं। इसके डिसएडवांटेज एक ही है कि आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक पौधे से उस जैसे नए पौधे बनाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता उस पौधे के अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन इस तरह से है कि उसमें कोई बीमारियां हैं, ठीक है, तो अगले तमाम पौधों के अंदर वो बीमारियां फैल जाएंगी। ठीक है। तो एक इसका डिसएडवांटेज है कि जो पौधे हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती। ठीक है। स्पीशीज़ जो है उनकी खास किस्म के अगर डिजीज़ है तो वो अटैक कर सकती हैं, और जिसके नतीजा में इस सारी की सारी फसल जो उससे होगी उसकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग का है। ठीक है। क्लोनिंग कहते हैं हमारे पास एक टेक्निक है जो कि एनिमल्स के अंदर इस्तेमाल होती है। टिश्यू कल्चर टेक्निक ये पौधों के अंदर इस्तेमाल होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिंगल सेल का इस्तेमाल करते हुए एक मुकम्मल जानदार बना लेते हैं। ठीक है। इसे हम कहते हैं क्लोनिंग। ठीक है। क्लोनिंग की डेफिनेशन आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। ठीक है। क्लोनिंग हमारे पास क्या है, लेटेस्ट मेथड है, जदीद तरीकाकार है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। इस तरीके में क्या होता है, जो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, एक जैसे जानदार जो है प्रोड्यूस होते हैं एक सिंगल पेरेंट से। ठीक है। एक पेरेंट से एक जैसे जानदार प्रोड्यूस होते हैं यूजिंग दिस वेजिटेटिव टिश्यू और सेल। वेजिटेटिव टिश्यू या सेल से मुराद है ऐसा सेल जो कि तकसीम होने की सलाहियत रखता है। ठीक है। अब वो कहते हैं जो दिस मेथड ऑफ प्रोपगेशन है ना हमारे पास, इसे माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन, क्योंकि छोटे लेवल पर हम इसमें चीज़ों को प्रोपगेट करवाते हैं।
तकसीम करवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास टिश्यू कल्चर के साथ आपने इसको लिख देना है। ठीक है, और अगर आपसे क्लोनिंग के साथ आपने इसको लिख देना है, और जब आपसे टिश्यू कल्चर पूछेगा तो आपने इसको यहाँ से लिखना है। टिश्यू कल्चर में हम करते हैं क्या, टिश्यू कल्चर में पौधे के मेरिस्टेमेटिक हिस्से के हम कुछ सेल्स जो हैं वो इस तरह से ले लेते हैं और उनको हम एक आर्टिफिशियल ट्रे के अंदर रखते हैं और वहाँ पे हम इनको तमाम न्यूट्रिएंट्स, पानी वगैरह तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं। वहाँ पर एक सेल्स जो है माइटोसिस से डिवाइड कर एक गुच्छा बना लेते हैं सेल्स का, काफ़ी सारे सेल्स का गुच्छा बन जाता है। जो गुच्छा बनता है इसको हम नाम देते हैं कैलस। किसका नाम देते हैं, कैलस। फिर हम कैलस को यहाँ से निकाल कर ठीक है एक दूसरी जगह पर रख देते हैं, वहाँ पे हम उसे हार्मोन्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके बाद वो जो है एक नए पौधे के अंदर जो है वो डेवलप कर जाता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास इससे जो है वो एक नया पौधा जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से कैलस जो है, इसमें हमने क्या किया, पौधे के कुछ सेल्स को लेकर हमने उस जैसे एक नया पौधा बना लिया। इसे कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यूज़ आर टेकन, टिश्यूज़ लिए जाते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं, पौधे के किसी भी हिस्से से लिए जाएंगे और उसको मुनासिब न्यूट्रिएंट वाले मीडियम में रख दिया जाएगा। अब जो टिश्यूज़ हैं माइटोसिस शुरू करेंगे और बहुत सारे मैसेज ऑफ सेल्स के जुमगट्ठा सेल्स का एक क्लस्टर सेल्स का एक हजूम बना लेंगे, जिन्हें हम कैलस कहेंगे। ठीक है, और वो जो कैलस हैं उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है अदर मीडियम। ठीक है, डेट कंटेन्स डिफरेंट हार्मोन्स। ठीक है, जिनके अंदर मुख्तलिफ हार्मोन्स होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स, जड़ों की फॉर्मेशन के लिए, स्टेम तनों की फॉर्मेशन के लिए, लीव्स और पत्तों की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास आपने यहाँ तक इसको अच्छी तरह से जहन में रखना है। ठीक है, तो आप यहीं तक टिश्यू कल्चर टेक्निक की डेफिनेशन लिखेंगे। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टिश्यू कल्चर हमारे पास टेक्निक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इसको अच्छी तरह से जहन में रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। अभी तक स्टूडेंट्स हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी कर रहे थे, अब हमने प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऊपर वाले टॉपिक्स होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। हम आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। इसमें हमारे पास गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से गैमेट्स, गैमेट्स जो हैं वो हम कहते हैं सेक्स सेल्स को कहते हैं। ठीक है, मतलब जेंडर को डिटरमिन करने वाले सेल्स जो होते हैं। ठीक है, अब ये दो हैं, एक है स्पर्म्स और एक है हमारे पास एग सेल्स। ठीक है, जो स्पर्म्स हैं वो मेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और जो एग है वो फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और इनका जो फ्यूजन, इनका जो मिलना है, इसे हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मैंने आपको चीज़ें पहले भी बता दी हैं, इसकी डेफिनेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने क्या करना है, हमारे पास पौधे के अंदर ना हमारे पास तीन यहाँ पे एमसीक्यूज बनते हैं कुछ। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है जो मेजर प्लांट्स हैं वो तीन हैं, एक है मॉसिस, एक है फर्न्स और एक है सीड प्लांट्स। क्या हैं, सीड प्लांट्स, मॉसिस, फर्न्स और सीड प्लांट्स। ठीक है, अब वो जो सीड प्लांट्स हैं हमारे पास वो आगे दो कैटेगरीज के हैं, एक है जिम्नोस्पर्म्स और एक हमारे पास क्या है, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को। ठीक है, अब हमारे पास आपने इसको यहाँ तक ध्यान में रखना है। उसके बाद आपने यहाँ से ध्यान में रखना है मॉसिस और फर्न्स में क्या होता है, जो स्पर्म्स हैं वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, और वो एग सेल्स तक मूव कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें जो है दीज प्लांट्स रिक्वायर वाटर। ठीक है, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन पौधों को वाटर की जरूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जबकि जिम्नोस्पर्म्स जो है और एंजियोस्पर्म्स जो है इनके पास खास मेथड्स होते हैं स्पर्म को एग तक ले जाने के लिए, उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए किसी भी खास तरीके की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसको अगर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, हमारे पास जो प्लांट्स हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं मॉसिस, ठीक है, एक को हम कहते हैं फर्न्स और एक को हम कहते हैं सीड प्लांट्स। ठीक है, ये हमारे पास सीड प्लांट्स हैं। अब सीड प्लांट्स जो हैं ये आगे हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एक को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स जो हैं हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास फ्लावर्स नहीं लगती, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। जबकि जो एंजियोस्पर्म्स हैं हमारे पास, इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, और ये जिम्नोस्पर्म्स जो हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इनमें हमारे पास फ्लावर्स नहीं लगते। जो एंजियोस्पर्म्स हैं हमारे पास और जिम्नोस्पर्म्स, इनमें हमारे पास जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, जबकि मॉसिस और फर्न्स में वाटर की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे हमारे पास जो है वाटर की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। ठीक है, तो आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो आपसे बोर्ड में एमसीक्यूज़ के तौर पर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपसे पूछी जाएंगी। इज़ इट क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास है एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, वो हमारे पास है व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है, फिगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको डायग्राम के तौर पर पेपर में बनाना भी है अल्टरनेशन जनरेशन के साथ। अल्टरनेशन जनरेशन से क्या मुराद है, अल्टरनेशन का मतलब होता है तब्दील होना। जनरेशन, पौधे के अंदर दो जनरेशन होती हैं, एक को हम कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन और एक को हम कहते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन। अब ये दो जनरेशन जो है बार बार रिपीट होती रहती हैं। जो स्पोरोफाइट जनरेशन है हमारे पास ये डिप्लॉयड है, गैमेटोफाइट जनरेशन हैप्लॉयड है। डिप्लॉयड को हम 2 एंड से रिप्रेजेंट करते हैं और हैप्लॉयड को हम 1 एंड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो डिप्लॉयड जनरेशन है हमारे पास ये मियोसिस के जरिए स्पोर्स बनाती है। अभी जो स्पोर्स हैं हमारे पास ये हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, क्योंकि मियोसिस से आपने ध्यान में रखना जो भी चीज़ बनेगी वो हैप्लॉयड है। अब मियोसिस आगे माइटोसिस के जरिए गैमेटोफाइट बनाएगा। अब आपको पता है माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की तादाद वही होती है जो पेरेंट सेल में थी। अगर पेरेंट सेल हैप्लॉयड है तो नए बनने वाला सेल भी हैप्लॉयड होगा, पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो नए बनने वाला सेल भी डिप्लॉयड होगा। तो यहाँ पे चूंकि स्पोर्स डिप्लॉयड हैं तो उससे बनने वाला गैमेटोफाइट भी डिप्लॉयड होगा। अब गैमेटोफाइट दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं ठीक है मेल गैमेटोफाइट और एक को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। वो मेल गैमेटोफाइट जो है मेल गैमेट्स बनाता है, स्पर्म्स बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो एग बनाती है, फीमेल गैमेट बनाती है।
ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। 1n और 1n जब मिलते हैं तो हमारे पास 2n एक डिप्लॉयड चीज़ बनती है और जाइगोट जो है दोबारा माइटोसिस के जरिए स्पोरोफाइट बना देता है, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ पर डेफिनेशन है हमारे पास। इन दिस लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स द 2 डिफरेंट जनरेशन जो है वो दूसरे के साथ अल्टरनेट करते हैं। एक जनरेशन जो है हमारे पास डिप्लॉयड होती है और स्पोर्स बनाती है जो कि स्पोरोफाइट है, ठीक है, जबकि इसे हम स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं, ठीक है। जबकि दूसरी जनरेशन हमारे पास वो हैप्लॉइड होती है और गैमेट्स बनाती है, हैप्लॉइड है और गैमेट्स बनाती है, इसे हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट जनरेशन कहते हैं। और ये दो जनरेशन बार बार बदलती रहती हैं, अल्टरनेट करती रहती हैं, ठीक है। तो आपने इसको यहीं तक डेफिनेशन के साथ आपने डायग्राम इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहिए यहाँ पे विरल्स किससे कहते हैं, ठीक है। विरल्स किससे कहते हैं, विरल्स आप सिंपल ध्यान में रखें। विरल्स जो है पौधे में एक जो पर्टिकुलर तय होती है उसको विरल कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लावर दिखाया गया है, इसके जिस तरह ये है, ठीक है। इस डंडी को हम कहते हैं पेडिसल कहते हैं इसे, ठीक है, पेडिकल भी इसे पढ़ते हैं, ठीक है। वो डंडी है जिसके ऊपर सारा फूल जो है वो खड़ा होता है। इसके ऊपर अगर आपने देखा हो किसी फ्लावर को, ग्रीन कलर के प्लांट्स के पूरी एक तय होती है इस तरह से, ठीक है। फिर उसके ऊपर हमारे पास इस तरह के हमारे पास जो हैं वो पेटल्स की एक पूरी तय होती है, पूरी लेयर होती है पेटल्स की हमारे पास, ठीक है। और तो ये पूरी तय है ना, इसको हम जो है विरल कहते हैं। वो कहते हैं द फ्लावर इज एक्चुअली कंडेंस्ड शूट, ठीक है। अभी फ्लावर की आपको डेफिनेशन भी मिल गई है। फ्लावर हकीकत में हमारे पास क्या है, कंडेंस्ड शूट है विद द नोड्स प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर, जिस पर जो नोड्स हैं, ठीक है, वो बहुत करीब करीब मौजूद होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास शूट है, ठीक है। यहाँ पर एक फ्लावर जो है फर्स्ट करें, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से एक फ्लावर जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और एक फ्लावर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब ये समझ लें, ठीक है, एक फ्लावर। अब ये नोड्स हैं, ये जो पॉइंट यहाँ पे अटैच है, नोड्स हैं, जिसमें नोड्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। अब वो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ना फ्लावर के आर अटैच टू द नोड्स। अब देखें यहाँ पर ये पौधे के मुख्तलिफ हिस्से हैं, इसी नोड के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, और ठीक है। अब ऑल द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन वन नोड, ये जो एक स्ट्रक्चर के ऊपर जितने भी हमारे पास नोड्स जो है मौजूद हैं, ठीक है, इसको हम विरल कहते हैं, ठीक है। पौधे के अंदर हमारे पास ना हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें एंजियोस्पर्म्स को, फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको बताया था एंजियोस्पर्म्स को कहते हैं। जो पेरेंट प्लांट है वो स्पोरोफाइट जनरेशन है, ठीक है। आपने इसको जहन में नहीं रखना, आपने यहाँ से करना है। विल्स जो हैं वो पौधे के अंदर दो होती हैं, एक को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव विल्स और एक को हम कहते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव विल्स, ठीक है। जो फ्लावर कंपोनेंट है उसको विल्स की शक्ल में अरेंज होते हैं, विल्स कहते हैं, तहों को कहते हैं, ठीक है। जो बाहर वाली दो विरल्स हैं हमारे पास ये नॉन रिप्रोडक्टिव विरल्स हैं, जबकि जो अंदर वाली दो विरल्स हैं हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्टिव विरल्स होती हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे फ्लावर को देखें, ठीक है, आपके पास ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, बाहर वाली दो विरल, एक ये है हमारे पास, ये 1 है, ठीक है, ये सेकंड विरल है, ठीक है। ये हमारे पास नॉन रिप्रोडक्टिव विरल्स हैं, जबकि ये हमारे पास एक थर्ड इसकी विरल है और ये फोर्थ है, ठीक है। ये जो तीसरी और चौथी है ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव विरल्स हैं, ठीक है। अब जो आउटर मोस्ट वाली विरल है ना, इसको हम नाम देते हैं कैलक्स। किसका नाम देते हैं, कैलक्स। इसका नाम है कोरोला। क्या नाम है, कोरोला। इसको कहते हैं एंड्रोशियम। क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। और इसको कहते हैं गायनेशियम, ठीक है। हम इसको देखते हैं डिटेल से। कैलक्स हमारे पास क्या है, कैलक्स जो है वो सबसे आउटर मोस्ट विरल है, सबसे बाहर वाली विरल है, ठीक है। आमतौर पर इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है कलर के अंदर। इसका जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, इसके जो अलग अलग हिस्से होते हैं जिन्हें हम लीफलेट्स कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं, ठीक है। अब सेपल्स का काम क्या है, ये इसके अंदर मौजूद जो चीज़ें उन सबको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो पौधे के बाहर ग्रीन कलर की तय, ये अंदर जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है हमारे पास। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो विरल है वो हमारे पास है कोरोला। कोरोला हमारे पास फूलों की पत्तियों की पूरी विरल को कोरोला कहते हैं। अब उसकी जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, उसकी जो इकाई है उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं पेटल्स का, ठीक है। जो पेटल्स हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ब्राइट कलर्स के होते हैं, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करते हैं, ताकि वो पोलिनेशन में मदद कर सकें, ठीक है। फ्रेंड्स ये हमारे पास जो है ये कोरोला है यहाँ तक, ठीक है। वो अट्रैक्ट करते हैं बीज को, बर्ड्स को वगैरह को, ठीक है, जो कि पोलिनेशन के एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अभी पेपर में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि डिफरेंस करें कैलक्स और कोरोला के दरमियान, तो आपको कैलक्स और कोरोला के अंदर फर्क का पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड विरल है ना, ये रिप्रोडक्टिव विल्स हैं, थर्ड और फोर्थ विल, ठीक है। इन्हें हम एंड्रोशियम और गायनेशियम जिन्हें हम कहते हैं। और जो थर्ड विरल है एंड्रोशियम, ठीक है, इसको हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। जबकि जो गायनेशियम है हमारे पास ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। अब जिस तरह कैलक्स के इंडिविजुअल यूनिट्स क्या कहलाते थे, सेपल्स कहलाते थे, ठीक है। कोरोला के इंडिविजुअल यूनिट्स क्या कहलाते थे, पेटल्स कहलाते थे। इसी तरह हमारे पास ये जो हमारे पास एंड्रोशियम है, इसके इंडिविजुअल यूनिट्स को हम कहते हैं स्टेमन्स। क्या कहते हैं, स्टेमन्स। और जो हमारे पास गायनेशियम है, इसके इंडिविजुअल यूनिट्स क्या कहलाते हैं, कार्पल्स कहलाते हैं। तो आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो पेटल्स हैं वो किसके इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, बताएं। कैलक्स के, कोरोला के, एंड्रोशियम के, गायनेशियम के। तो आप क्या बताएंगे, कोरोला के। स्टेमन्स किसके इंडिविजुअल यूनिट है, एंड्रोशियम के। कार्पल्स किसके इंडिविजुअल यूनिट है, गायनेशियम के, ठीक है। तो ये आपसे पेपर में एमसीक्यू के तौर पर पूछी जा सकती हैं। अब एंड्रोशियम में हमारे पास क्या होती है, हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। स्टूडेंट्स अगर इसको यहाँ पे हम नीचे डायग्राम की मदद से अगर इसको समझें, ठीक है, हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं इनका सारा। हमारे पास अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे स्पोर्स, ये हमारे पास जो है यहाँ पे इस तरह डिटेल से नहीं बताया हुआ, हम ऊपर इसको समझ लेते हैं। एक मरतबा यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ।
इसी के ऊपर ना हमारे पास होता क्या है, हमारे पास जो एंड्रोशियम है ना, इसके इंडिविजुअल यूनिट को स्टेमन्स कहते हैं। स्टेमन्स के ना हमारे पास दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं फिलामेंट और एक को हम कहते हैं एंथर। ये जो हमारे पास हिस्सा है ना, ये डंडी जो है, इसको फिलामेंट कहते हैं और इसको हम कहते हैं एंथर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करूँ, ये हमारे पास एक डंडी है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं और फिलामेंट के ऊपर ना इस तरह का एक स्ट्रक्चर लगा होता है, इसको हम एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर। अब एंथर के अंदर छोटी छोटी सी थैलियाँ होती हैं, छोटी छोटी थैलियाँ ना, इन्हें हम नाम देते हैं पोलन सैक्स। किसका नाम देते हैं? पोलन सैक्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब इन्हें पोलन सैक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी थैलियाँ जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर अगर ड्रॉ करके दिखाऊँ, मेरे पास एक थैली है, ठीक है, मैंने उसके अंदर से एक थैली को जो है वो बाहर निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। अब इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे से स्पोर्स हैं, दाने हैं, ठीक है, जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इसको पोलन ग्रेन को एक को बड़ा करके दिखाऊँ बाहर, तो पोलन ग्रेन हमारे पास इस तरह से एक सेल होता है, ठीक है, जो कि मियोसिस के जरिए प्रोड्यूस होते हैं। मियोसिस के जरिए हमने देखा था पौधे के अंदर कौन से सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पोर्स। क्या कहते हैं? स्पोर्स। ठीक है, तो एक किस्म का एक स्पोर है, इस साइज में छोटा होता है फीमेल स्पोर की निस्बत, तो इसी वजह से हम इसे माइक्रोस्पोर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? माइक्रोस्पोर। ठीक है, जो पोलन सैक है, पोलन सैक की दीवारों के अंदर मियोसिस होती है और मियोसिस के अंदर हमें छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स को हम क्या कह देते हैं? माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। हैप्लॉइड है। स्टूडेंट्स, अब अगले स्टेप में क्या होता है, हमारे पास इसका जो न्यूक्लियस है तकसीम होता है, इसका जो न्यूक्लियस है क्या हो जाता है? तकसीम हो जाता है। तकसीम होकर जो है ये हमारे पास जो है वो एक और न्यूक्लियस बनाता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे दो न्यूक्लियाई बन गए, एक न्यूक्लियस को हम नाम देते हैं ट्यूब न्यूक्लियस का। किसका नाम देते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस का। और जो दूसरा न्यूक्लियस है हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस का। इसका नाम देते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। अभी जो जनरेटिव न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है? ये हमारे पास दो स्पर्म्स बनाता है, दो स्पर्म्स बनाता है, जबकि जो ट्यूब न्यूक्लियस है आगे जाके हमारे पास एक काम करेगा, पोलन ट्यूब बनाता है। हम उसको आगे जाके देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है एंड्रोशियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इसके इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टेमन्स कहते हैं। हर स्टेमन जो है हमारे पास, ठीक है, वो एक थ्रेड लाइक एक धागे की तरह का फिलामेंट होता है, वहाँ पर मौजूद होते हैं। एट द फ्री एंड, जिसके आखिरी किनारे के ऊपर हमारे पास जो है वो क्या मौजूद होता है? कैंथर मौजूद होता है। एंथर के अंदर क्या होती है? पोलन सैक्स होती हैं, जिससे मैंने आपको बताया इसके अंदर काफ़ी सारी ये पोलन सैक्स इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब पोलन सैक्स को मैंने यहाँ पे एक बड़ी पोलन सैक करके मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी है। अब पोलन सैक के अंदर हमारे पास क्या होता है? पोलन सैक के अंदर हमारे पास हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जिन्हें पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। ठीक है, वो मियोसिस के जरिए बनते हैं। हर माइक्रोस्पोर जो है वो हमारे पास क्या करता है? मेल गेमेटोफाइट जनरेशन बनाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए, मेल गेमेटोफाइट हमारे पास क्या है? स्पर्म्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? जो न्यूक्लियस है ना माइक्रोस्पोर का, वो माइटोसिस के जरिए तकसीम होकर दो न्यूक्लियाई बनाता है। एक को हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस और एक को हम क्या कहते हैं? जनरेटिव न्यूक्लियस। वो जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो दोबारा माइटोसिस के जरिए दो स्पर्म्स बनाती है। ठीक है, सो जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर। अभी जो माइक्रोस्पोर बन जाता है ना हमारे पास, जिसके अंदर होते हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? एक माइक्रोस्पोर है ये हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास दो स्पर्म्स होंगे। ठीक है, एक स्पर्म ये है और एक स्पर्म ये है। ठीक है, दो स्पर्म्स होंगे और एक हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस होगा। इसको हम किसका नाम देते हैं? पोलन ग्रेन का नाम देते हैं। ठीक है, हमारे पास जो फोर्थ विरले पौधे के अंदर वो हमारे पास है गायोनेशियम। जो गायोनेशियम है हमारे पास, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इसकी जो इकाइयाँ होती हैं इसको हम नाम देते हैं कार्पल्स का। ठीक है, कार्पल्स का हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। हमारे पास कार्पल के तीन हिस्से होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया भी हुआ है। ठीक है, जो सबसे बाहर वाला है इसको स्टिग्मा कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया ये स्टिग्मा है, जो दरमियान वाला है ये स्टाइल है, और जो अंदर वाला ये हमारे पास ओवरी है। अब ओवरी के अंदर हमारे पास इस तरह का ना, जिस तरह खास स्ट्रक्चर होता है, इसको हम नाम देते हैं ओव्यूल। किसका नाम देते हैं? ओव्यूल का नाम देते हैं। ओव्यूल एक या ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पास एंथर के अंदर पोलन सैक्स थे, इस तरह हमारे पास ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल हैं। ठीक है, जिस तरह पोलन सैक्स के अंदर हमारे पास माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे, इस तरह हमारे पास, मैं ओव्यूल को अगर ड्रॉ करूँ, मैंने ओव्यूल को मैंने बाहर निकाल कर ड्रॉ कर दिया बड़ा सा। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास बनते हैं मेगास्पोर। क्या बनता है? मेगास्पोर। मियोसिस के एक स्पोर बनते हैं, स्पोर साइज में बड़ा होता है, इसको हम किसका नाम देते हैं? मेगास्पोर का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो मेगास्पोर है हमारे पास, इसके अंदर भी हमारे पास यही होता है। इसके अंदर हमारे पास जो इसका न्यूक्लियस है वो भी हमारे पास तकसीम होकर ना भी दो चीज़ें बनाता है। ठीक है, ओव्यूल है ना हमारे पास, ओव्यूल के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये मेगास्पोर है। मेगास्पोर के अंदर दो चीज़ें बनती हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं एग, ठीक है, और एक को हम कहते हैं फ्यूजन न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? फ्यूजन न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, हमारे पास जो एग है ये हमारे पास हैप्लॉइड होता है, लेकिन जो फ्यूजन न्यूक्लियस है हमारे पास डिप्लॉइड होती है। क्यों? क्योंकि जब ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो हमारे पास, ठीक है, तो जब डिवाइड कर रहा होता है तो दो न्यूक्लियाई बनते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास ये न्यूक्लियस जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया, फिर ये न्यूक्लियर मजीद दो हिस्सों में डिवाइड करता है, फिर जब वो दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, तो उनसे फ्यूजन न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, फ्यूजन का मतलब होता है मिलना। जब दो न्यूक्लियर मिल जाते हैं तब ये बनता है, इसी वजह से डिप्लॉयड है। एक न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है, जब दो न्यूक्लियर हैप्लॉइड मिलेंगे तो फ्यूजन न्यूक्लियस बनता है, ये हमारे पास डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर होता है। गायनेशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, इसके इंडिविजुअल यूनिट्स को हम कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, कार्पल को हम पिस्टिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल्स भी कहते हैं। आप एमसी को ध्यान में रखना है,
हर कार्पल जो है वो उसकी बेस पे ओवरी होती है, मिडल में स्टाइल होती है और ऊपर स्टिग्मा होता है। ओवरी के अंदर एक या ज़्यादा जो है ओव्यूल्स हो सकते हैं। हर ओव्यूल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर बनता है मियोसिस के जरिए। याद रखिएगा जहाँ कभी भी स्पोर्स बनेगा मियोसिस के जरिए बनेंगे। तो मैक्रोस्पोर है हमारे पास, वो बड़ा होकर क्या बना देता है, फीमेल गैमेटोफाइट। जिस तरह माइक्रोस्पोर बड़ा होकर क्या बना रहा था, मेल गैमेटोफाइट बना रहा था। अब इसके दौरान क्या होता है, जो मैक्रोस्पोर है वो माइटोसिस के जरिए क्या करता है, एक एग सेल बनाता है और उसके साथ कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्यूजन न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अब एग सेल और जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट हैं इसकी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास होता क्या है यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है, जिससे आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, ये आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। ठीक है, ये आपके पास जिस तरह आपको दिखाया हुआ है, ये मियोसिस के जरिए डिवाइड होकर इस तरह सारे पोलन ग्रेन्स बना दिए। अब स्टूडेंट्स हमारे पास होता है कि जब एक पोलन ग्रेन बन जाता है और वो हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसे हम लोग कार्पल्स कहते हैं। जब कार्पल्स के ऊपर आता है हमारे पास, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास ये देखें, ये 2 स्पर्म्स हैं। जब यहाँ पर ये आता है, इसके अंदर एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है और 2 स्पर्म्स हैं। अब ट्यूब न्यूक्लियस क्या करता है आगे, ट्यूब न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस इसी वजह से कहते हैं क्योंकि आगे जाकर हमारे पास पोलन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब मतलब एक ऐसी ट्यूब है जो पोलन ग्रेन से निकलती है। ठीक है, और ये पोलन ट्यूब जो है ये आगे जाकर इस तरह से यहाँ से इस तरह टर्न होती है और ये जाके मेगास्पोर के अंदर खुलती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये आपको नजर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे एक एग पड़ा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास जो है फ्यूजन न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। अब जब 2 स्पर्म्स जो हैं वो आता है, एक स्पर्म जो है वो एग के साथ मिल जाता है और एक स्पर्म जो है फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो जब हमारे पास जब स्पर्म है हमारे पास, जब वो एग के साथ मिलेगा हमारे पास, तो हमारे पास स्पर्म और एग के मिलने से बन जाएगा जाइगोट। और हमारे पास जब हमारे पास एक जो स्पर्म है वो दूसरे हमारे पास फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलेगा, तो फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ जब दूसरा स्पर्म मिलेगा तो इसके मिलने से हमारे पास बन जाएगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, अब देखें स्पर्म हमारे पास क्या था, हैप्लॉइड, एग हमारे पास क्या था, हैप्लॉइड, तो जाइगोट हमारे पास क्या होगा, डिप्लॉइड। यहाँ पे स्पर्म हमारे पास क्या था, हैप्लॉइड, फ्यूजन न्यूक्लियस क्या था, डिप्लॉइड, तो 2n + n 3n। जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। ठीक है तो आपने इसको ज़हन में रखना है। मैंने आपको पहले बताया था एग के साथ स्पर्म जब मिलते हैं इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मरतबा स्पर्म मिल रहा है चीज़ों के साथ। ठीक है, तो इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पेपर में पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास होता है क्या, पोलन ग्रेन्स जब मैच्योर हो जाते हैं वो स्टिग्मा के अंदर जाते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन के असल डेफिनेशन हम आगे डिटेल से देखेंगे भी। स्टिग्मा तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस है ना जो हमारे पास, ये पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन का वो एक पोलन ट्यूब बनाता है। ठीक है, पोलन ट्यूब जो है उसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस होता है और 2 स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्यूब है ये ग्रो करती है स्टाइल से, स्टिग्मा से जाती है आगे स्टाइल में, यहाँ पर वो स्टाइल से आगे ओवरी में। ठीक है, और ओवरी से कहाँ पे दाखिल हो जाती है, ओव्यूल में दाखिल होती है। यहाँ पे ये फट जाती है और स्पर्म्स को रिलीज कर देती है। अब वो स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट के साथ एंटर हो जाते हैं। यहाँ से स्टूडेंट डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन स्टार्ट होगी। एक जो स्पर्म है वो एग के साथ मिलेगा और क्या बना देगा, डिप्लॉइड जाइगोट बना देगा। जबकि जो दूसरा स्पर्म है जो हमारे पास फ्यूज करेगा डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ और हमारे पास एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना देगा और इसे हम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, चूँकि इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास 2 मरतबा फ्यूजन हो रही है, एक स्पर्म जो है वो एग के साथ मिलकर जाइगोट बना रहा है, एक स्पर्म जो है वो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ मिल रहा है, एंड हमारे पास फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलकर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है, जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास होगा क्या आगे, ये जो हमारे पास जाइगोट है ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है। जब ये माइटोसिस के जरिए डिवाइड होगा तो हमारे पास एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर। जबकि हमारे पास यहाँ पर ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म टिश्यू, जो आपको नजर भी आ रहा है। अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज अगर आप लोग देखें, आपके पास एक फ्रूट है, हमारे पास ये फ्रूट है, हमारे पास फ्रूट के अंदर हमारे पास इस तरह से एक हमारे पास सीड है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें सीड के अंदर हमारे पास ना इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ ही हमारे पास जो है वो एक और स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो असल में ग्रीन कलर का होता है और इसे कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो वो जानदार जिसने आगे जाके नया जानदार बनाना है। जो एंडोस्पर्म टिश्यू है ना, जिस तरह आपको नजर आ रहा है, ये इसकी फूड है, ये फूड होता है एम्ब्रियो का। ये क्या होता है, फूड होता है। और ये जो बाहर आपको सीड के बाहर दीवार नजर आती है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। क्या कहते हैं, सीड कोट। सीड कोट जो है ये हमारे पास ओव्यूल से बनती है। ओव्यूल की दीवार जो है वो सीड कोट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और जो बाहर आपको फ्रूट नजर आता है, जो फ्रूट है ये हमारे पास डेवलप होता है ओवरी से। किससे डेवलप होता है, ओवरी से। ठीक है, तो आपने इन एमसीक्यूज को जहन में रखना है। ठीक है, हमारे पास हाँ आपने एमसीक्यू जहन में रखना है। हमारे पास जो है फूड ऑफ एम्ब्रियो, जिसे आप फूड ऑफ एम्ब्रियो कहते हैं, एंडोस्पर्म टिश्यू कहते हैं, वो किससे बनता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है। ठीक है, जो जाइगोट है जिसे आप एम्ब्रियो कहते हैं, जाइगोट एम्ब्रियो बना देता है और एम्ब्रियो वो जानदार जिसने आगे जाके एक नया जानदार बनाना है, नया पौधा बनाना है। ठीक है, और इस नए पौधे को जिंदा रखने के लिए उसको खुराक चाहिए होती है, तो एंडोस्पर्म टिश्यू उसको खुराक प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यही वो बेसिकली एंडोस्पर्म टिश्यू है जिसके जरिए हम खुराक लेते हैं। तो सारे जो गंदम के दाने को हम जो है वो उससे हम एनर्जी हासिल करते हैं, उसके अंदर एनर्जी होती है, खुराक होती है। वो कौन सी खुराक है, वही खुराक है जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से अपने एम्ब्रियो के लिए तैयार की थी। ठीक है, और उसके बाद जो सीड कोट है वो हमारे पास ओव्यूल है, और ओव्यूल के बाद जो फ्रूट होता है हमारे पास वो ओवरी से डेवलप होता है। ठीक है,
जो जाइगोट जो है हमारे पास एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है। और ओव्यूल जो है हमारे पास वो सीड के अंदर डेवलप हो जाता है, जो ओवरी है वो फ्रूट के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। ये आपसे एमसीक्यू स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज़ से क्या चीज़ डेवलप होती है, ठीक है। अब जब सीड्स जो है मच्योर हो जाते हैं तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। अब जो सीड्स फैल जाते हैं जहाँ पे जाके वो सीड जो गिरेगा वहाँ पे जाके वो नया पौधा बना देगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हमने इस वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर का एक हिस्सा जो है कवर कर लिया। इंशाल्लाह इस चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन जो है हम इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ें आपको बताई हैं वो चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करनी है। अपना डिशिंग का मतलब जो है वो लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह इस चैप्टर का बाकी पोर्शन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।